इसी संस्कृति का एक हिस्सा है। बच्चों के लिए आप पुस्तकालय की ज़रूरत को किस तरह से समझते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा इतिहास भी हमें सोचना होगा कि आज जो बच्चे हैं उनको कौन पढ़ा रहा है। तो आप पाएंगे कि उनको पढ़ाने वाला अध्यापक जिस दौर में गुजरा है, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से या कॉलेज से पढ़ा है, उसके बाद बीएड से पढ़ा है, वो एक ऐसा दौर है, यानी कि पिछले 25-30 साल का दौर, जिसमें पुस्तकें पढ़ना, इन चीज़ों का महत्व घटता सा गया है। आज बहुत से कॉलेज हैं देश में जिनमें अब पुस्तकालय ही नहीं है, और शिक्षक अगर ऐसे कॉलेज से बीए तक या बीएससी तक पढ़ा है तो आप सोच सकते हैं कि उसने स्वयं पढ़ने की संस्कृति से सीधे सीधे कोई साक्षात्कार नहीं किया अपने जीवन में। बीएड कॉलेजों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि ऐसे अध्यापक जिनका खुद किताब से या सामान्य तौर पर किताब पढ़ने से बहुत वास्ता नहीं रहा, वो हमारे बच्चों के सामने कोई ऐसी नज़ीर नहीं रख सकते हैं कि बच्चों को लगे कि हाँ सर इस समय पढ़ रहे हैं, अभी हम उनको डिस्टर्ब ना करें, या वो पढ़ते हुए स्कूल में दिखें या घर पे पढ़ते हुए दिखें। ये स्थिति आज नहीं है। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा आशय ये होता है कि क्या हम बच्चों को आज एक ऐसे परिवेश में रख पा रहे हैं जिस परिवेश में पढ़ना एक सामान्य चीज़ माना जाता है, या जिस परिवेश में किताबें लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं कि हमने परीक्षा के लिए 2 किताबें पढ़ ली। तो ये बच्चों से आशय आज एक ऐसी पीढ़ी से है जिसके सामने निश्चित रूप से किताबें, पुस्तकालय, इन चीज़ों का कोई एक अच्छा उदाहरण नहीं है। कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में एक तरह का वीराना है पुस्तकालय के नाम पर या किताबों के नाम पर। और दूसरी तरफ जिसको आप कहते हैं पढ़ाई, उसका बोलबाला है। ये अभी हाल में मैंने एक किताब लिखी है, पढ़ना ज़रा सोचना, तो उसमें मैंने पढ़ना और पढ़ाई का अंतर समझाने की कोशिश की है कि पढ़ाई का दबाव इतना ज़्यादा है और पढ़ना लगभग गायब हो गया है। पढ़ाई से आशय है किसी ख़ास उद्देश्य के लिए पढ़ना, और वो ख़ास उद्देश्य अब आप जानते ही हैं कि या तो परीक्षा है और या फिर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए पढ़ना, जिसके लिए तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में छा गई हैं। तो उस किस्म की पढ़ाई तो बहुत हो रही है, और उसका एक पूरा आप कह सकते हैं कि सिलसिला भी है, उसकी पूरी परंपरा रही है। हमारी भाषा में ही जैसे ऐसे मुहावरे हैं कि मेहनत करो तो ज़रूर ज़िंदगी में कुछ बनोगे। तो अब मेहनत से क्या आशय है? शिक्षा में मेहनत का हमारे यहाँ एक ही अर्थ है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ो और इतना पढ़ लो कि जब परीक्षा हो तो उसमें सीधे सीधे बता सको कि उस किताब में क्या लिखा था। तो ये पढ़ने से बिल्कुल अलग चीज़ है। पढ़ने का मतलब होता है कि आपको किताबों के संपर्क में रहना अच्छा लगता है, आप किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं या आपको मज़ा आता है। तो ये वो संस्कार है जो अगर बचपन में ही दिया जाए तब जीवन भर चलता है। बाद में इसको शुरू कर पाना कठिन होता है, और यही एक बड़ी चुनौती भी है शिक्षा के सामने कि ऐसे अध्यापक जो स्वयं अपने बचपन में या अपनी शिक्षा के दौरान स्थायी पाठक नहीं बन सके, आज हमारे सामने ये चुनौती है कि हम ऐसे शिक्षक को कैसे पढ़ने की संस्कृति का प्रवर्तक बना लें। हिस्सा तो एक चीज़ है, उसको प्रवर्तक बनना होगा कि वो आगे बढ़े, तब जाके वो बच्चों के सामने कोई उदाहरण पेश करेगा। तो ये सारे जुड़े हुए मसले हैं एक तरह से। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम समझना चाहें कि ऐसे बच्चे जिनको कि अपने बचपन में पुस्तकालय नहीं मिला है या किताबों का उनके साथ उनको किताबों का संसर्ग नहीं मिला, अच्छी किताबों का, तो हम उनको कैसे एक बढ़ती हुई पीढ़ी के तौर पर देखेंगे? देखिए, ये इसको एक समस्या मानना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आखिर हमारे जैसे इतने बड़े देश में तरह तरह के परिवेश हैं, तरह तरह की संदर्भ हैं जिनसे बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि भाई घर में पढ़ने लिखने का वातावरण हो तो बच्चे पर उसका ऐसा असर पड़ेगा कि उसको भी पढ़ने की इच्छा होगी।
तो ये बात आप बहुत से बहुत मध्य वर्ग के एक हिस्से की कह सकते हैं, क्योंकि आज इस बात की भी गारंटी नहीं है कि मध्यम वर्गीय माता पिता अपने घर में किताबें रखते होंगे। हालांकि आज से 2 पीढ़ी पहले ये मध्यम वर्ग का एक लक्षण था कि उनके घरों में किताबें पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ तक एक बहुत बड़ी संख्या में उन बच्चों का स्कूल में प्रवेश है जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या उससे थोड़ा पहले काफ़ी बड़ी मुहिम के तहत शुरू हुआ, ये बहुत बड़ी एक संख्या है जिसमें बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं, जो ऐसे घरों से हैं जहाँ माता पिता या तो सिर्फ साक्षर हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उस तरह से वहाँ पर घरों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ आप कहें कि हाँ किताबें होनी चाहिए या ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए तो जाहिर है कि स्कूल ही एक रास्ता होगा कि वो किताबों की संस्कृति में प्रवेश पा सकें। पर ऐसे बच्चों का समाज में बहुत बड़ी संख्या में आज शिक्षा से गुजरना, और शिक्षा भी अगर उसके लिए तैयार नहीं है कि वो उनको दीक्षित कर सके पढ़ने की तरफ, तो निश्चित रूप से ये एक तरह का धोखा है उनके साथ, क्योंकि वो परीक्षाओं की तैयारी तो करेंगे लेकिन वो पाठक नहीं बनेंगे, और उनमें जो एक आंतरिक ऊर्जा पढ़ने से आती है उसका विकास बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए अपने खुद के व्यवसाय में, जो भी वो व्यवसाय चुनेंगे या अपने जीवन में, वो एक बड़ी पूंजी से वंचित रह जाएंगे। ये साहित्य की पूंजी है, आप इसको संस्कृति की पूंजी भी कह सकते हैं, और मोटे तौर पर ये भाषा की पूंजी है। जैसे हम और आप जो भाषा बोल रहे हैं, हम इस विषय पर ये विचार क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं कि हमसे 8-10 पीढ़ी पहले से इस तरह के विमर्श का एक सिलसिला रहा है, जिसमें लोगों ने किताबें लिखी, लेख लिखे, निबंध लिखे, चर्चाएं की। तो इस तरह का एक गद्य विकसित हुआ जो लोगों को अपनी बात रखने, एक दूसरे के तर्क सुनने, इस सब के लिए तैयार करता था। तो जिसको आप आज विचार विमर्श का माहौल कहते हैं, वो माहौल दरअसल आता तो साहित्य और साहित्य पढ़ने से ही है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, और वो अगर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे बच्चे हों जो उस विकास से वंचित रह जाएं, तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, ये भी एक प्रकार की प्रवंचना है कि आपने उनको शिक्षित तो कर दिया, लेकिन उनको आपने साहित्य की इस बहती हुई धारा के संपर्क में आने से इस कारण रोक दिया कि आपने इतने पैसे नहीं खर्चे कि स्कूलों में किताबें हों, वो पढ़ें, पढ़ के खुश हों इत्यादि।